अगले हिस्से में भी इस पे बात करेंगे, लेकिन सारी गुफ्तगू एक जगह पर जाके मुंतज होती है कि 200 से ज्यादा एक ही तर्ज के मकामात पर एक ही वक्त में एक ही तर्ज पर हमले करना, ये तो सब अचानक नहीं हो सकता कि एक ही तर्ज का ख्याल आया हो, एक ही जगह पे पहुंचना उसी किस्म के और उसी तरह का हो। तो ये सबसे बड़ी एक ठोस नीचे उसकी वजह बनती है कि कुछ तो था जिसके ऊपर कोई मंसूबा बना था। ज़ैगम साहब ऊपर एक बात की है, रज़ा रूमी साहब ने सिविलियन कोर्ट्स और उनकी सलाहियत को मैं रख लूँ, एक बयान मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स इसलिए बनाए गए कि आम अदालतों में ये पकड़े नहीं जाते थे, प्रोसिक्यूशन बड़ी कमज़ोर होती थी, गवाह आते हुए डरते थे। ये साबिक वज़ीर आज़म, जब वज़ीर आज़म थे तो मिलिट्री कोर्ट्स को जब सिविलियंस का वहाँ ट्रायल हुआ तो इस तरह डिफेंड करते थे। उनके दौर में 25 अफराद को फौजी सिविलियंस को फौजी अदालतों से सजा हुई। क्या अब इन सजाओं पर तनकीद का कोई जवाब बचेगा कि जब आप बतौर वजीर आजम डिफेंड करते रहे कि हमारा निज़ाम इंसाफ कमजोर है, ये तरीका है स्पीडी जस्टिस के लिए? आप दुरुस्त कह रही हैं, शायद पीटीआई के पास तो इसका जवाब, अखलाकी जवाब तो कम अज कम नहीं बचता, इमरान खान के पास भी अखलाकी जवाब नहीं बचता, लेकिन हम इसका जायजा जरूर ले सकते हैं और उसकी वजूहात पर भी गौर करने की जरूरत है। इन 77 सालों में पाकिस्तान में हजारों बलवे हुए होंगे, हजारों नहीं तो सैकड़ों लोग मारे गए होंगे, खरबों नहीं तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जलाई गई होगी, लेकिन आज तक एक बलवाई को भी पाकिस्तान में सजा नहीं दी गई। ये पाकिस्तान का अलमिया है जिसकी वजह से इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े बलवे हो जाते हैं पाकिस्तान में। वैलिड पॉइंट। मसला यह है कि हम इस मसले को हल करें कि निज़ाम इंसाफ की जो ये खामी है इसको कैसे दूर करें, निज़ाम शहादत में किस तरह वो लाएं कि ये जो टेपों पर एविडेंस मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह मगरबी अदालत में, बरतानिया जैसी एक मुल्क में जहां बहुत रूल ऑफ लॉ बहुत सुप्रीम है, अगर वहां चंद सेकंड की वीडियो दिखाकर जज से सजा ली जा सकती है या जज उसको देखकर सजा दे देता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हम बलवाइयों को क्यों सजा नहीं दे सकते? तो ये मामला फौजी अदालतों के पास गया, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है कि क्यों गया। ये सिर्फ इस वजह से नहीं गया कि फौजी अदालत के पास अख्तियार इसका मौजूद था। अख्तियार का फैसला तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और जाहिर फौज का मौक़िफ़ यह है कि क्योंकि फौजी इंस्टॉलेशंस के अंदर ये लोग घुसे थे, सिर्फ उन लोगों को पकड़ा गया है जिन्होंने इंस्टॉलेशंस के अंदर घुस के कुछ किया था। जो बाहर वाले थे उनको सिविलियन कोर्ट्स के हवाले किया गया है। ये तो उन्होंने फैसला करना है, लेकिन कम से कम हमें तो क्लियर है कि पाकिस्तान की अदालतें अभी तक इस काबिल नहीं हैं, और इस अरसे में भी, इस 1.5 साल में भी उनको केपेबल बनाने की कोई कोशिश पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं की, कोई कानून साजी नहीं की, कोई स्पीडी अदालतें नहीं बनाई, उसके बाद भी तो बलवे हुए ना। तो एक तो हमें यह दूर करने की जरूरत है, और अफसोस का दिन आज इस वजह से है कि पाकिस्तान के मजीद 60 नौजवान, बिल्कुल खूबसूरत नौजवान, उस जहरीले बयानिए की भेंट चढ़ गए जो रेड लाइन का जहरीला बयानिया था, जो 9 मई से हफ्तों पहले से दिया गया था कि इमरान खान इज आवर रेड लाइन, उसको कुछ होगा तो फिर कोई नहीं बचेगा। मैं वो तकरीरों के अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, हम सबके ज़हन में, लेकिन जो असल रेड लाइन क्रॉस हुई वो हमें देखनी चाहिए आयशा। असल रेड लाइन पाकिस्तान में ये क्रॉस हुई कि एक सियासी जमात जिसका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट के साथ था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी झगड़ा था, उसने इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री पर हमला किया। बिल्कुल पाकिस्तान की मुसल्लह प्रोफेशनल अफवाज पे हमला किया। झगड़ा उसने इस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त नहीं किया उस दिन, और ये असल रेड लाइन है जो क्रॉस हुई। और जब ये रेड लाइन क्रॉस होती है तो फिर अनारकी होती है, फिर खाना जंगी होती है, फिर तबाही होती है। कैसे हुआ कि पाकिस्तान में की सबसे बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान से हुकूमत करके अभी भी उतरी थी, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या जो प्रोफेशनल मिलिट्री है उसके दरमियान में भी फर्क नहीं कर सकी। यह काम पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने नहीं किया था। मार्शल लॉ के दरमियान में भी इस फर्क को मलहूज़ खातिर रखा गया था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर टांग दिया गया था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने इस फर्क को समझा था। झगड़ा उनका ज़ियाउल हक से था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ था। पाकिस्तान की फौज के साथ उन्होंने झगड़ा नहीं किया, क्योंकि ये करने का कोई तसव्वुर कर ही नहीं सकता। कोई पाकिस्तानी
वो जिसको मुल्क अजीज है, जिसको मुल्क की सलामती अजीज है, वो ये काम नहीं कर सकता। और ये काम किया गया। क्या अब आखिरी बात क्लोजर पे मैं थोड़ी सी बात कर देता हूं। देखिए, अभी जो आखिरी चैप्टर है उसका एक सफ़ा पलटा गया है। क्लोजर तब होता है सियासी लिहाज से, इनफरादी लिहाज से तब होता है जब आप जज्बाती और जहनी दबाव के बगैर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। सियासी लिहाज से कब होता है? जब अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, जब इंसाफ हो जाता है और उसके बाद एक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक हो गया ज़ैगम साहब। और ज़ैगम साहब, आपको बता दूं, आपने जो अभी कहा ना कि ऐसा किसी सियासी जमात ने किया, उस सियासी जमात के तर्जुमान ने आज जेल से आके ये बताया कि जो इस सियासी जमात के साथ हुआ है ऐसा भी कभी किसी के साथ नहीं हुआ। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। सजाएं सुनाए जाने पर बानी पीटीआई ये कहते हैं कि वाज़ेह हो गया कि 9 मई का ओपन ट्रायल नहीं करना चाहते थे, मगर जो फुटेजेस जारी की गई हैं, साथ हर शख्स मौजूद है, वो जिस जगह पर मौजूद है और जो हरकत कर रहा है वो भी फुटेजेस के अंदर मौजूद है, उन्हीं को सजाएं दी गई हैं। जैसे अभी ज़ैगम साहब कहते जो इंस्टॉलेशंस के पास हैं, अंदर मौजूद हैं, कुछ कर रहे हैं। खुद बानी पीटीआई जानते हैं उस दिन क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। अभी तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इस तरह के रद्द-ए-अमल का कोई मतलब बच जाता है? एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? वो कभी भी अपनी किसी भी कोताही को तस्लीम नहीं करेंगे, हाँ कुछ भी हो जाए और कितना नुकसान और हो जाए। ज़ैगम साहब ने 3 बड़े इंपॉर्टेंट फ़िक्रे इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा, पहले तो उसने कहा कि मेरा तो इन लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये आईबी के लोग हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया। ये ज़ैगम साहब ने फ़िक्रा इस्तेमाल किया। उस वक़्त वो यही कहता था, लेकिन फिर उसने कहा कि जब मुझे गिरफ़्तार करोगे तो फिर यही होगा। ये भी उसी ने कहा। बिल्कुल ऐसा। और अब ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि एक ही दिन इतने मकामात पे इतने लोगों का इकट्ठा होकर एक ख़ास किस्म का हंगामा करना कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो समझी न जाए। और ये बहुत अच्छी बात कही हमारे दोस्त ने कि दुख इस बात का है कि आपका झगड़ा किसी फ़र्द से तो हो सकता था एस्टैब्लिशमेंट में, लेकिन इदारे से तो नहीं हो सकता था। आपने तो इदारे पे हमला कर दिया। इसका जवाब आपके पास नहीं है और आप कभी भी नहीं पेश कर सकेंगे। और बहुत अच्छा हुआ ये फैसले सुना दिए गए। और मैं तवक्को करता हूँ जिनको 2 साल की सज़ा हुई है, ये तो मेरा ख्याल है अगले 1 महीने 1.5 महीने में रिहा कर दिए जाएंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे पाकिस्तान के नौजवानों को ज़िंदगी के बेहतरीन साल जेलों में गुजारने पड़ेंगे। किस मकसद के लिए? इस मकसद के लिए कि एक आदमी ने कहा कि मुझे जब गिरफ्तार किया रेंजर्स ने तो अंजाम फौज को भुगतना होगा। क्या एक फ़र्द इतना ताकतवर है कि वो पाकिस्तान को इस किस्म के मसाइल में डाल दे और पाकिस्तान के नौजवानों को बहका दे इस हद तक? बहुत दुख की बात है। उनसे पूछना पड़ेगा, गरीबों से, ये मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से कम के तल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। मैं खुद प्रिजन रहा हूँ जेल में, मुझे पता है ना कि जेल काटना कितना मुश्किल होता है उस कैदी के लिए और उसके ख़ानदान के लिए। किस मकसद के लिए? कि बस आपको ज़रा एक गिरोह ने पकड़ के बकौल आपके क्या आपके गिरबान को हाथ डाल के आपको गाड़ी में फेंक दिया, तो आपने कहा कि मुझे पकड़ के गाड़ी में ये फेंक दिया, ये रेड लाइन क्रॉस हो गई। और आपने उस रेड लाइन क्रॉस करने का जो बदला लिया, बैठ के एक जगह पे लोगों को तरबियत दी और तैयार किया, खुदा का वास्ता सोचो कि कितना बड़ा जुल्म कर बैठे हो। ये बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्तों ने कि पाकिस्तान के कवानीन में खामी है। हमारी प्रोसिक्यूशन नालायकों के टोलों पर मुश्तमिल है। हमारे तफ्तीशी इदारे नाकाम हो गए हैं, तब ये मामला मिलिट्री कोर्ट में गया। अगर ये अदारे इस काबिल होते कि जल्द तफ्तीश कर सकते तो ये मामला मिलिट्री कोर्ट में नहीं जा सकता था। और मैं मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे 1 साल सज़ा हुई थी मिलिट्री कोर्ट से। उस वक़्त 1 यूनिट था, मुझे लाहौर से जेल से उठा के सिब्बी जेल भेज दिया गया था और बाद में शाहपुर सदर सरगोदा भेज दिया गया था। हमें पता है कि सज़ा क्या चीज़ होती है।
और उसका नुकसान क्या होता है, ख़ानदान को क्या नुकसान होता है। आई हैव लॉस्ट माई फादर बिकॉज ऑफ इस सदमे की बिना पे। सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं, किसने उकसाया उन लोगों को। मेरा मुतालबा है कि जिन लोगों ने उकसाया, और अगर हुकूमत के पास सही सबूत हैं, झूठे नहीं हैं, बनावटी नहीं है और बनाए हुए नहीं हैं, तो उन लोगों को लाजमी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इन नौजवानों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, इनके ख़ानदानों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया।